नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लोकायुक्त और आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी सौरभ और उसके करीबियों से जुड़े 7 स्थानों पर भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सुबह से छापेमारी कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर 3 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ के विरुद्ध प्रकरण कायम किया था। अब छापेमारी में ईडी की टीम संपत्ति और दस्तावेजों का परीक्षण कर रही है। भोपाल में सौरभ शर्मा की E7 स्थित आवास पर छापे की कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जबलपुर संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट जानकारी दीजिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान ला देने वाले परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के रिश्तेदार जबलपुर में भी हैं और आज जो ईडी ने उनके घर पर जब छापा मारा था और उनके यहाँ से जब 52 किलो सोना मिला था और उसके बाद तमाम तरह की जानकारी को आगे बढ़ाया गया था, तो कुछ दस्तावेज ऐसे भी पाए गए थे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के पास काफी चीजों को शिफ्ट किया है, जिसमें से कि नगद पैसा भी है, कुछ और कीमती चीजें भी हैं। सौरभ शर्मा के ये जो रिश्तेदार हैं, ये रोहित तिवारी बताए जा रहे हैं, जो जौनपुर में रहते हैं। हम ठीक अभी सब उनके घर के सामने है, ये उनका गेट है और आप देखिए यहाँ पर सशस्त्र पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की और जो अंदर जो लोग परिवार के लोग हैं उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है। ईडी के अफसर इस घर के अंदर बराबर तलाशी ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं और परिवार के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। इस तरह से जानकारी हासिल करने की ये कोशिश हो रही है कि आखिर सौरभ शर्मा, जो कि तथाकथित परिवहन विभाग का पूर्व सिपाही रहा है और करोड़ों रुपए का आसामी निकला है, इसके पास से क्या और चीजें हैं, क्या जबलपुर में उसने अपने रिश्तेदारों के पास भी तमाम चीजें शिफ्ट की हैं। ये जो घर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये रोहित तिवारी साहब का जो घर है, ये घर यहाँ पर है और ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये इस घर के अंदर ही इस वक्त पूरी ईडी की टीम है। सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग इनकी टीम यहाँ पर पहुंची थी। प्रेस स्टिकर लगे हुए थे कारों में और उन कारों के माध्यम से प्रेस के लोग बनकर यहाँ पर वे घर में आए थे। सीधे घर के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया और उसके बाद अब रोहित तिवारी के घर पर यहाँ पर तमाम जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। क्या उनके सौरभ शर्मा से संपर्क क्या है, संबंध क्या है, और इसके साथ ही इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लेन देन जो है वो किस तरह का था, क्या लेन देन पूरी तरह से दस्तावेजी जो है वो कानूनी दस्तावेज थे या गैर कानूनी तरीके से कोई लेन देन किया गया है। इन तमाम बातों की जानकारी हासिल करने की ईडी टीम पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल अरविंद, जिस रोहित तिवारी की हम बात कर रहे हैं, ये भी जानकारी है कि पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत से भी उनकी नजदीकी रही है काफी। देखिए, हमारे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ इतनी जानकारी है कि जो भोपाल से जो टीम आई थी वो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुंची। ये बाजना मठ इलाका कहलाता है, ये गढ़ा थाना अंतर्गत क्षेत्र है और यहाँ पर रोहित तिवारी के घर पर ईडी की टीम पहुंची और ईडी की टीम ने आकर सबसे पहले रोहित तिवारी और उनके परिवारजनों से ही बातचीत करना शुरू किया। उनके परिवार के जितने भी तमाम तरह के दस्तावेज हैं, जो भी संपत्ति के दस्तावेज हैं, उनके कारोबार से संबंधित जितने दस्तावेज हैं, उन सबको लेकर उन्होंने जांच करना प्रारंभ किया है। ये देखिए इनका घर है, ये दूसरा जो मेन गेट है, ये मेन गेट अभी पूरी तरह से बंद है। चूंकि संपर्क किसी से हमारा नहीं है, ना ही रोहित तिवारी के परिवारजनों से हमारा कोई संपर्क है और ना ही ईडी की टीम से है, क्योंकि सभी घर के अंदर है और अंदर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो अंदर लोग हैं उनका बाहर आना मना है। तो ऐसे में जो जानकारियां हैं वो हासिल करना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हमें तमाम डिटेल्स मिलेंगे, तब हम अपने दर्शकों से वो डिटेल्स को शेयर कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सौरभ शर्मा के जितने भी काले कारनामे हैं, काले कारोबार हैं, वो सिर्फ भोपाल या ग्वालियर तक ही सीमित नहीं है। वो पूरे मध्य प्रदेश, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़ में भी ये काले कारोबार की लिंक, तमाम तरह की लिंक जो है वो मिली है। और इस दस्तावेज जो मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर ही ईडी की अलग अलग टीमें जा रही हैं उन शहरों में जहां पर कि सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों के संबंध में जानकारी मिल रही थी। सबसे पहले जब मध्य प्रदेश के बाहर जो ईडी की टीम पहली गई थी,
वो उत्तर प्रदेश गई थी। उत्तर प्रदेश में नोएडा में कई ऐसे फ्लैट्स के बारे में जानकारी मिली थी, तमाम दस्तावेज मिले थे जो सौरभ शर्मा से संबंधित थे या सौरभ शर्मा की उस डायरी से संबंधित थे जिसमें कि कई आईएएस आईपीएस अफसरों के, नेताओं के, मंत्रियों के, उनके सेक्रेटरीज के, उनके तमाम तरह के नाम थे। तो नोएडा में वो संपत्ति के बारे में जानकारी मिली थी ईडी को। इसके बाद ये लिंक मिला था कि नहीं, छत्तीसगढ़ में भी सारा कुछ है। तो उसके बाद फिर रायपुर में भी हमने देखा था कि लगातार छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, कोरबा में भी कार्रवाई हुई, दुर्ग में कार्रवाई हुई और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कार्रवाई तो चल रही थी, जहां पर चेतन गौर के घर में जिस तरह से ईडी की टीम ने लगातार वहां पर कार्रवाई की थी, क्योंकि जिस कार में 54 किलो सोना मिला था, आपको बता दें कि वो कार का मालिक चेतन गौर बताया जाता है, उसके घर में वहां पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन जबलपुर में इस तरह की ईडी को काफी देर बाद ये रिपोर्ट मिली कि जबलपुर में भी काफी उनके रिश्तेदार हैं, काफी लोग हैं और कुछ दस्तावेज मिले जो ये इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा की लिंक जबलपुर में उनके अपने रिश्तेदार रोहित तिवारी के साथ है। तो इसी बात की छानबीन के लिए यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सशस्त्र पुलिस का पहरा है और अंदर जो लोग हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जानकारियां हासिल की जाए कि आखिर ये जो काला कारोबार है ये किस तरह से चलता था। जो भी शिफ्टिंग है, सोना चांदी गहने या फिर रकम, इसकी जो शिफ्टिंग है दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया, तो वो कैसे पहुंचाया गया और उस काले कारोबार को सफेद करने के लिए क्या कुछ किया गया। आपको बता दें कि जबलपुर में कई ऐसे कानून के एक्सपर्ट हैं जो कई तरह की जानकारियां रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की भी मदद ली गई होगी सौरभ शर्मा और उनकी टीम के द्वारा। तो अब ईडी की टीम इस बात का पता करने की कोशिश कर रही है कि यदि कानून के एक्सपर्ट से मदद ली गई थी तो वो कौन से ऐसे कानून के एक्सपर्ट लोग हैं उन जिनसे सौरभ शर्मा ने इस तरह के काले कारोबार को सफेद करने में मदद ली थी। जाहिर सी बात है कि अगला कदम ईडी का रोहित तिवारी के बाद उन ऐसे एक्सपर्ट्स के घर पर जरूर होगा और हमें थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी हमको इसके संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन कुछ देर बाद हमारे पास जानकारी होगी, हम उस जानकारी को लेकर अपने दर्शकों से साझा करेंगे। बिल्कुल अरविंद, एक के बाद एक नए खुलासे किए जा रहे हैं और यदि बीते दिनों की बात करें और आज सुबह से बात करें, चाहे हम भोपाल की बात कर ले, भोपाल घर की बात कर ले, सौरभ शर्मा की दफ्तर की बात कर ले, ग्वालियर की बात कर ले, जबलपुर की बात कर ले, कार्रवाई जो है वो जारी है। ईडी जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई सौरभ शर्मा के पास, इतना बड़ा धन कुबेर। देखिए, जो बातें कही जा रही हैं वो तमाम यही बातें हैं कि ये जो तमाम तरह की चीजें हैं या उन बातों को शामिल किया गया है कि आखिर ये संपत्ति कहां से आई। तो हम सब मान सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये बातें कुछ ऐसी हैं कि इनको लेकर थोड़ा सा हमें परिवहन विभाग की जो कार्यप्रणाली है हमें उस पर देखना होगा कि जो परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली है उस पर उंगली उठ रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो गाड़ियां निकलती हैं, ट्रैफिक जो निकलता है, उससे जो वसूली होती है, उस वसूली का जो हिस्सा है वो किस तरह से शेयर किया जाता है और उसको सफेद चीजों को, काली चीजों को सफेद करने का जो काम है वो कैसे होता है। जो धन संपत्ति है उसमें जो शेयर है, जो जिसे हम यदि बहुत सामान्य भाषा में कहें तो दलाली, तो जो दलाली है वो दलाली किस तरह से सौरभ शर्मा ने काटी है, उसका जो अंश है, यदि अंश उसके पास इतना मिला है तो जो दलाली है वो जो पैसा काला कारोबार जो परिवहन विभाग ने इकट्ठा किया है वो कितना बड़ा होगा और वो कहां कहां तक नहीं पहुंचा होगा। दरअसल ईडी इस बात की पतासाजी कर रही है और इसी बात के लिए वो पिन पॉइंटेड होकर अपना काम कर रही है और उनकी जो टीम है वो लगातार इस बात की सर्च कर रही है। दस्तावेजों के आधार पर लगातार ईडी की टीम आगे बढ़ रही है और यही एक सबसे बड़ी बात है कि इतने ज्यादा शहरों में लगातार ईडी की कार्यवाही चल रही है। लेकिन अकेला ईडी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा इनकम टैक्स की टीम भी है, साथ में विजिलेंस की टीम भी है, लोकायुक्त तो है ही और इसके साथ ही जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको भी प्रदेश सरकार ने सक्रिय कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार निगरानी कर रही हैं। पीएम हाउस तक इस बात की तमाम तरह की जानकारियां पहुंच रही हैं कि सौरभ शर्मा की जो लिंक है वो कहां कहां तक है। यही वजह है कि ईडी के अधिकारी बहुत सतर्क होकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर अरविंद, इतनी बड़ी संपत्ति जुटाना सौरभ के लिए अकेले की बात नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं कई बड़े लिंक जो हैं जुड़े हैं और जल्द ही इसका खुलासा लगातार जो है होते जा रहा है। लिंक की यदि हम बात करें तो यदि बिना लिंक के तो कोई चीज हो ही नहीं सकती थी।
एक अदना सा सिपाही, उसकी सैलरी देखिए, उसकी हम ये देखें कि उसका पहुंच कितनी हो सकती है एक सिपाही की, सिर्फ अपने थोड़े से ऊपर के लेवल के अधिकारियों तक यदि हम देखें तो उसकी एक पहुंच हो सकती है डीएसपी सीएसपी लेवल तक हो सकती है, लेकिन किसी आईपीएस के पास तक सीधे एक सिपाही की पहुंच कभी नहीं होती है, चाहे वो परिवहन विभाग हो, आबकारी हो और या फिर पुलिस का डिपार्टमेंट हो। लेकिन एक सिपाही के पास यदि इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है, वो भी कमीशन के आधार पर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत बड़ी संलिप्तता है और ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा कारोबार है, काला कारोबार है। और इस काले कारोबार पर पहली बार खुलासा हुआ है मध्य प्रदेश में। ये पहली बहुत बड़ी जब्ती है कि 54 किलो सोना एक बार में जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ही पहली बड़ी जब्ती है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो जांच है वो जांच भी बहुत लंबी निकलेगी, और जब लंबी जांच निकलेगी तो इसके बाद अभी देखिए बड़े बड़े खुलासे और होने बाकी हैं। इसके बाद कुछ और बड़े नाम जो अभी हवाओं में तैर रहे हैं, जिनकी अभी आप कुछ देर पहले चर्चा कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी ईडी की पहुंच होगी, इनकम टैक्स की पहुंच होगी, कुछ और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी उनके घरों में दबिश देंगी। तो अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में जो तूफान है, ये पहला चरण है, तूफान का भी दूसरा और तीसरा और फाइनल एपिसोड आना अभी बाकी है। बिल्कुल अरविंद, जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है, कहा जा सकता है कि जो भी इस मामले में होगा ईडी के शिकंजे से बच नहीं सकता है। न केवल ईडी के शिकंजे से, बल्कि अभी इसके बाद ही हम देखें तो इनकम टैक्स लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, तो इनकम टैक्स के शिकंजे से बच पाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति यदि किसी के पास है तो सबसे पहले उन्हें अपने आय का स्रोत बताना पड़ेगा, और जब आय का स्रोत नहीं बता पाते हैं तब फिर वहां से आपराधिक मामला शुरू होता है और यहाँ पर फिर एफआईआर दर्ज होती है। देखिए टेक्निकल चीजें हैं, तो जब एफआईआर दर्ज होगी तो इसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा, और जब कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां पर सजा के अलावा कोई और बातचीत तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तमाम चीजें, सारे सबूत यहाँ पर ईडी ने और तमाम जितनी जांच एजेंसियां हैं वो सब हासिल हो चुके हैं, सबके पास हैं। तो ऐसे में अब ये मामला जो है वो जाकर सीधे पहले तो कोर्ट में ही जाकर जाएगा और वहां पर सजा मिलेगी। लेकिन देखना ये होगा कि इसके शिकंजे में कौन कौन लोग आते हैं। अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, यदि हम ईडी की कार्रवाई को यदि हम विस्तृत रूप से देखें या इनकम टैक्स की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटे लेवल के हैं, सिर्फ अभी वहां पर कार्रवाई सिर्फ छोटे लेवल के लोगों पर ही हुई है। अभी कोई बहुत बड़ा नाम, कोई बहुत बड़ा कोई पूर्व अधिकारी अभी ईडी के जांच के दायरे में नहीं आया है। नाम बहुत फ्लोटिंग है, लेकिन ये जो फ्लोटिंग नाम होते हैं, ये इनके ऊपर कुछ कह पाना अच्छी बात नहीं होती और ना ही टिप्पणी करना उचित होता है। लेकिन फ्लोटिंग नाम तब मोहर लग जाती है जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंचे या ऑफिस पर पहुंचे। इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि देखना होगा कि किस बड़ी शख्सियत के घर पर, ऑफिस पर ईडी या और कोई जांच एजेंसी पहुंचती है और फिर अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाती है। तो इंतजार अभी इस बात का है, क्योंकि अभी बहुत छोटे लेवल पर तमाम तरह की जांच चल रही है। जहां अभी हम खड़े हैं, ये भी सौरभ शर्मा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ये किसी बड़े पद पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिश्तेदारी है। लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि जो प्रशासन के स्तर पर जो लोग हैं, हायर हो चुके अधिकारी हैं या ऐसे कोई राजनेता हैं जो इन तमाम मामलों में संलिप्त पाए गए हैं ईडी की अभी तक की जांच में, तो जो इशारे कर रहे हैं सबूत, उन इशारों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत उथल पुथल भरे होंगे और कई बड़े नाम हमारे सामने होंगे। बिल्कुल अरविंद, अगला सवाल यही कि ईडी के शिकंजे में अब किसका नाम? आप अभी रोहित तिवारी के घर के बाहर खड़े हैं जहां की ईडी की कार्रवाई जारी है। आसपास कुछ लोग हैं जो कुछ जानकारी दे सके रोहित तिवारी के बारे में, किस प्रकार का रहन सहन, उनके घर कौन कौन आते थे, कोई नेता या कोई बड़े लोग? रोहित तिवारी देखिए जाना पहचाना नाम है जबलपुर का, भारतीय जनता पार्टी के विनेता है, पदाधिकारी भी रहे हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूंगा, ये उनके घर के आसपास का पूरा माहौल है। आप देखिए तमाम मेरे जो मीडिया सहयोगी हैं, दूसरे चैनल्स के, दूसरे अखबारों के तमाम वो साथी यहाँ पर हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर उनका पड़ोसी भी नहीं बाहर निकल के देख पा रहा है। मैं आपको यहाँ का पूरा एरिया आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा एरिया है, और यहाँ पर सिवा हम सब जो हमारे मीडिया सहयोगी हैं, हमारे सब लोग साथी हैं, हम सब लोग यहाँ कवरेज करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। लेकिन दूर दूर तक आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जहां तक मैं रोहित तिवारी की बात बताऊं तो रोहित तिवारी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जाने पहचाने नाम है, बहुत सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और बड़े नेताओं के साथ उनका नाम अक्सर जुड़ता रहता है और वे एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं। तो इस तरह से उनका ये बैकग्राउंड है और संपन्न परिवार से आते हैं, काफी कुछ संपन्नता उनके पास पहले से ही है। और सौरभ शर्मा से रिश्तेदारी के बाद अब ईडी ने मोहर और लगा दी है कि उनकी संपन्नता बहुत ज्यादा है। तो अब इसकी वो जांच कर रही है कि आखिर संपन्नता अचानक बढ़ी तो बढ़ी कैसे। तो इन तमाम बातों को लेकर अब यहाँ पर जांच चल रही है। अब लेकिन अब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ईडी की इस जांच के बाद
जबलपुर में कौन सा और वो घर होगा, वो कौन सा ऑफिस होगा जहां ईडी की टीम पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी जरूर। ये बात हमें इस बात का पूरा अंदेशा है कि जबलपुर में बहुत जल्द दूसरे ही किसी एक घर में, किसी मकान पर, किसी ऑफिस में ईडी का छापा पड़ेगा। कुछ लोग हमें यहाँ से आते और जाते दिखाई दे रहे हैं उनके घर से, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ घर के अंदर ही इनकी चहलकदमी चल रही है और हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के बाहर आने की अभी संभावना दूर दूर तक नहीं है। घर के सभी दरवाजे बंद हैं, तो ऐसे में भी और जानकारी हासिल करना मुश्किल है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि जबलपुर में बहुत जल्द एक किसी भी दूसरे घर में, किसी भी दूसरे ऑफिस में ईडी की टीम पहुंचेगी। कब पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी, जल्दी हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे। बिल्कुल अरविंद, इसकी कोई जानकारी कि अभी रोहित तिवारी कहां पर है, क्या घर में ही मौजूद है? जैसी की जानकारी मिली है, सुबह जब टीम आई थी तब वे अपने घर पर ही थे, तो ये बताया जा रहा है कि अभी वे घर पर ही हैं और जो ईडी के जो अधिकारी हैं लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके दस्तावेजों की अभी जानकारी हासिल की जा रही है और जो दस्तावेज उनके पास हैं उनकी भी जांच की जा रही है कि कितने वैलिड है। उनका कारोबार काफी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उस कारोबार से संबंधित चीजें, फाइलें, वो तमाम चीजों की जानकारी यहाँ पर उनसे ली जा रही है और उनके परिवार के जितने साथी हैं, उनके परिवार के और जो दूसरे मेंबर्स हैं, उनसे भी इस बात की जानकारी हासिल की जा रही है। बिल्कुल, तो लंबी कार्रवाई चलेगी अरविंद? निश्चित रूप से ईडी की कार्रवाई कभी भी 1 या 2 घंटे में कभी नहीं निपटती है। हमने हर समय देखा है कि जितनी बार भी ईडी की कार्रवाई हुई है उसमें लगातार उन्हें कई बार 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक काम करना पड़ा है, क्योंकि जब लिंक मिलती है और दस्तावेजों की छानबीन होती है तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए कई बार उस जगह पे भी उन्हें जाना होता है जिससे संबंधित वो दस्तावेज उन्हें मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी ये कार्रवाई लगभग 12 से 13 घंटे या 14 घंटे तक चल सकती है, क्योंकि इनका लिंक काफी बड़ा है, उनका खुद का दायरा काफी बड़ा है रोहित तिवारी का, तो उस दायरे की वजह से माना जा सकता है कि जो ईडी की कार्रवाई है ये काफी लंबी चल सकती है। बिल्कुल, एक और सवाल अरविंद कि रोहित तिवारी के सिर्फ घर पर ही कार्रवाई या फिर कहीं और ऑफिस में भी, दफ्तर में भी कोई कार्रवाई की जा रही है? माफी चाहूंगा, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। बिल्कुल, रोहित तिवारी की बात करें तो क्या सिर्फ उनके घर में ही ईडी की कार्रवाई चल रही है या फिर अन्य जगहों पर भी, दफ्तर की बात करें या कहीं अन्य जगहों पर भी कार्रवाई चल रही है? इस पर कोई जानकारी? देखिए, अभी तो ईडी की जो जानकारी हमको मिली है वो हमारे पास जानकारी ये है कि जो ईडी की टीम है वो रोहित तिवारी के घर पर ही है और अभी किसी दूसरी जगह पर ईडी की कोई टीम या उसका कोई हिस्सा गया है या नहीं गया, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं और जो दस्तावेज कहते हैं, दस्तावेजों की जब भी छानबीन होती है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि जिस ऑफिस के, जिस जमीन के, जिस घर के संबंध में दस्तावेज मिलते हैं ईडी को, तो ईडी उस जगह पर जाकर तस्दीक करती है। तो जाहिर सी बात है कि उनके लोग कुछ दूसरी जगहों पर अभी फैले हुए हैं, न केवल जबलपुर बल्कि जबलपुर के सराउंडिंग जो एरिया है, जो हम ये कह लें कि 40 किलोमीटर का यदि रेडियस है, तो इस रेडियस के बाहर भी जाकर ईडी की टीम अभी वहां पर कई जगहों पर, 1-2 जगहों पर हमने देखा कि कुछ लोग वहां पर थे जो बताए जा रहे थे कि ये ईडी के लोग हैं, लेकिन चूंकि अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे थे इसलिए कहना मुश्किल था। लेकिन एक बात तय है कि इस 40 किलोमीटर के रेडियस में अकेली एक ईडी की टीम काम नहीं कर रही है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द जबलपुर में ही ईडी की दूसरी टीम दूसरे घर में, दूसरे ऑफिस में पहुंचेगी, लेकिन वो घर किसका होगा, वो ऑफिस किसका होगा, ये बताना अभी थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन बहुत जल्द दूसरी खबर जबलपुर से ही मिलेगी। बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल सही कहा कि ईडी के रडार पर अब सौरभ शर्मा का कौन खास या कौन रिश्तेदार, कौन संबंधी? अभी और भी लोग हैं लिस्ट में जो सौरभ शर्मा से सीधे कनेक्ट थे जबलपुर से, तो इसलिए ये बात बार बार कही जा रही है और उन लोगों को भी हाईलाइट करके रखा है ईडी ने अपनी जांच की जो लिस्ट है उसमें। तो इस तरह से माना जा सकता है कि बहुत जल्द उनके यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंचेगी और वहां पर भी जांच की कार्रवाई होगी, न केवल जबलपुर में बल्कि यदि हम देखें कि नजदीक में यदि कटनी जिला पड़ता है तो कटनी जिले में भी कार्रवाई संभावित है और वहां पर भी ईडी की टीम बहुत जल्द दस्तक दे सकती है। और यदि ईडी की टीम वहां पर नहीं जाएगी तो दूसरी जांच एजेंसी की टीम कटनी पहुंच सकती है और बहुत जल्द कटनी से भी हमको ये खबर मिल सकती है। लेकिन अभी ये संभावना है और अभी ये देखना पड़ेगा कि पहले यहाँ की जो कार्रवाई है वो कितनी देर में यहाँ पर कंप्लीट कर पाती है ईडी की टीम, उसके बाद ही दूसरी जगहों पर शायद ईडी की टीम कार्रवाई करेगी। लेकिन जो दूसरा संभावित जिला माना जा रहा है वो कटनी माना जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पेरिफेरी में, महाकौशल में, यदि प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जो जिला है, भले ही छोटा जिला कटनी है, लेकिन सिंगरौली के बाद कटनी जिले का ही नाम आता है। सबसे ज्यादा माइंस, सबसे ज्यादा मिनरल्स, इस तरह के जो कारोबार हैं वो वहीं पर ही हैं।
इससे आप समझ सकते हैं कि जितने बड़े उद्योगपति हैं जी। सबके वहां पर कारोबार हैं और सभी के सौरभ शर्मा से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इन अच्छे संबंधों को ही ईडी तलाश रही है कि ये जो स्नेहमयी संबंध है ये कब कारोबारी संबंध में तब्दील हुए, पैसे का लेन देन कैसे हुआ, धन संपदा का लेन देन कैसे हुआ, इस बात की तलाशी, जांच और तमाम तरह के सवाल ईडी पूछ रही है उन सभी लोगों से जो सौरभ शर्मा से संबंधित है। बिल्कुल अरविंद, सौरभ शर्मा मामले में ईडी की एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।